हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट पर। आज कार्बोहाइड्रेट का लेक्चर नंबर 3 होगा, ठीक है। तो सभी बच्चे कॉपी कलम उठाकर बैठे और साथ में आप इम्पोर्टेंट पॉइंट भी नोट डाउन करते जाएंगे और जो भी डाउट होगा उस डाउट को कॉपी में नोट करते रहिए। एक अलग से डाउट सेशन लेंगे जिसमें सारी डाउट आपकी क्लियर करेंगे। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स को। तो सबसे पहले पढ़ेंगे डाइसैकेराइड, फिर डाइसैकेराइड से रिलेटेड प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। चलिए आगे आगे बढ़ते गाइस। अगर हम डाइसैकेराइड की बात करें अगर हम डाइसैकेराइड की बात करें तो आप पाएंगे कि डाइसैकेराइड ओलिगोसैकेराइड का एक एग्जाम्पल है। ओलिगोसैकेराइड क्या है? इसमें 2 से लेकर के 10 मोनोमेरिक यूनिट होता है, वह ओलिगोसैकेराइड बनाता है। उसी ओलिगोसैकेराइड में एक एग्जांपल है डाइसैकेराइड, ठीक है। ये क्रिस्टलिन नेचर में होता है, टेस्ट में स्वीट होता है। अब सवाल है कि डाइसैकेराइड का मतलब क्या है? तो यहाँ डाई मतलब होता है 2, सैकेराइड मतलब होता है शुगर, यानी इसमें 2 शुगर यूनिट है। जैसे आप देख पाएंगे राइट साइड डायग्राम में हमने एक माल्टोज लिया है जो डाइसैकेराइड है। इसमें एक ग्लूकोज यूनिट है, दूसरा भी ग्लूकोज यूनिट है। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज है, दूसरा बीटा डी ग्लूकोज है, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या डाइसैकेराइड बनाया। आशा करता हूं सारे बच्चों को ये बात क्लियर हो पा रही होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कहता क्या है, ये डाइसैकेराइड के बीच में जो 2 मोनोसैकेराइड हो वो दोनों मोनोसैकेराइड सिमिलर हो सकता है या डी सिमिलर हो सकता है। यहाँ दोनों ग्लूकोज यूनिट है। कहीं कहीं पर होता है कि जैसे कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज भी ले सकते हैं। ये केस आपका है सुक्रोज का, आगे दिखाएंगे। सुक्रोज में क्या है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आता है। तो यहाँ हुआ ना, एक ग्लूकोज ले लिया, दूसरा फ्रुक्टोज ले लिया, यानी दोनों का दोनों मोनोसैकेराइड डिफरेंट हो गया। तो डाइसैकेराइड में दोनों सिमिलर मोनोसैकेराइड हो सकता है या दोनों डिसिमिलर डाइस मोनोसैकेराइड हो सकता है। आशा करता हूं सारे बच्चों को समझ पा रहे होंगे। अब सवाल यह है कि इन मोनोसैकेराइड को आपस में जोड़ो कैसे, कैसे जोड़ोगे आपस में ताकि ये डाइसैकेराइड बन जाए। तो इनको जोड़ते हैं कोवैलेंटली बाय ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब यहाँ सवाल है कि ये ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या है। देखिए डायग्राम में, यहाँ डायग्राम लिया माल्टोज का। जब ये दोनों ग्लूकोज यूनिट आपस में जब दोनों ग्लूकोज यूनिट आपस में एसोसिएट किया तो देखो यहाँ एक बॉन्ड बना, ये बॉन्ड बना है और ये बॉन्ड के बीच में एक ऑक्सीजन एटम है, इसलिए इसको बोलते हैं ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना कैसे, किस किस के बीच में बना है। जरा ध्यान से डायग्राम में देखिए। देखिए ये पहला ग्लूकोज है, इसका हमने लिया हेमी एसिटल ग्रुप या इसी को बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। एनोमेरिक कार्बन कैसे पहचानोगे, जरा ध्यान दो स्क्रीन, सारे बच्चे स्क्रीन पे ध्यान दो, कैसे पहचानोगे बेटे। ये कार्बन है, इस कार्बन पर एक OH नीचे है, इस कार्बन से जस्ट सटा हुआ एडजेसेंट में एक ऑक्सीजन वहां यहाँ है। ऐसा कोई यहाँ कार्बन है जहां ऐसा कोई कंडीशन हो? ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। तो ये हो गया एनोमेरिक कार्बन, इसको बोलते हैं हेमीएसिटल। हेमीएसिटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ अभी एक OH ग्रुप है। तो इस हेमीएसिटल कार्बन का OH ग्रुप ले लो और दूसरा जो मोनोसैकेराइड है यूनिट है उस कार्बन का या तो OH ग्रुप ले लो यानी अल्कोहल ग्रुप ले लो, अब दोनों को जोड़ दो। दोनों को जब जोड़ोगे तो ये OH और ये H मिलकर क्या करेगा, पानी निकाल लेगा, पानी निकालेगा, यानी ये आपका ये हो गया डिहाइड्रेशन होगा, वाटर निकाल दिया बाहर। जब पानी बाहर निकल गया तो आप क्या बन गया, ये बन गया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गया। तो याद रखिएगा कि ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है, ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्या होगा, एनोमेरिक OH ले लो प्लस दूसरे शुगर का अल्कोहल ग्रुप ले लो। एक तो ये कंडीशन है, या दूसरा कंडीशन ऐसा भी हो सकता है क्या कि एनोमेरिक OH ऑफ बोथ शुगर, दोनों शुगर मोलिक्यूल, दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट का एनोमेरिक OH लेके जोड़ दो। एग्जांपल लेता हूं, ट्री हेलोज, आगे बताएंगे बेटे आपको। ट्री हेलोज में दोनों मोनोसैकेराइड यूनिट का एनोमेरिक कार्बन ही पार्टिसिपेट कर गया आपके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को बनाने में। आशा करता हूं यहां पर सारी बातें आपको समझ पा रहे होंगे और किसी को कोई दिक्कत नहीं हो पा रही। एक और इंपॉर्टेंट बात बता दे,
अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ना है तो आपको एसिड इस्तेमाल करना पड़ेगा, आप बेस इस्तेमाल नहीं कर सकते। एसिड इस्तेमाल करेंगे तो इस ग्लाइकोसिडिक लिंक को तोड़ करके उस डाइसैकाराइड को उनके फ्री मोनोसैकाराइड में रिलीज कर दिया जाएगा। आशा करता हूं सारी बात समझ में आ गई होगी। डाउट होगा, डाउट लिख कर रखिएगा, अलग से डाउट सेशन लेंगे, उसमें सारी डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि डाइसैकाराइड कितने टाइप्स का होता है, जनरल टाइप देख रहा है। तो एक होता है रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग डाइसैकाराइड, दूसरा होता है नॉन रिड्यूसिंग डाइसैकाराइड। ठीक है, आप जरा ध्यान दो कि रिड्यूसिंग कब कहते हैं, नॉन रिड्यूसिंग कब कहते हैं। रिड्यूसिंग डाइसैकाराइड तब होगा जब उस डाइसैकाराइड में किसी एक मोनोसैकाराइड यूनिट का एनोमेरिक कार्बन फ्री हो, यानी ये एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं किया हो। अब जरा डायग्राम में देखो, माल्टोज का डायग्राम में देखो, मैं समझाता हूं। देखो इस यूनिट को देखोगे जो यहाँ आया है, तो ये क्या है, एनोमेरिक कार्बन है। कैसे पहचाना, यहाँ एक ऑक्सीजन OH है, ऑक्सीजन था, यहाँ एक ऑक्सीजन था, ये एनोमेरिक कार्बन। लेकिन यहाँ देखो एनोमेरिक कार्बन, ये एनोमेरिक कार्बन फ्यूज कर गया है, ये एनोमेरिक कार्बन फ्यूज कर गया है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में, ये फ्यूज कर गया है क्योंकि इसके पास ये फ्री OH नहीं है। तो इससे बात तो चला नहीं। अब इसका दूसरा यूनिट देख लेते हैं। दूसरा यूनिट यहाँ है, ये कार्बन एनोमेरिक है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ एक ऑक्सीजन यहाँ है लेकिन इसके एडजस्टमेंट में दूसरा ऑक्सीजन नहीं है, तो छोड़ दीजिए। इसके जस्ट अपोजिट यहाँ देखो, ये कार्बन एनोमेरिक है। कैसे एनोमेरिक है बताओ, ये कार्बन इसलिए एनोमेरिक है क्योंकि यहाँ एक OH ग्रुप है और इसके एडजेसेंट में एक ऑक्सीजन एटम भी है, और ये OH ग्रुप फ्री है। ये OH ग्रुप क्या है, फ्री है। इसलिए चूंकि ये एनोमेरिक कार्बन फ्री हो गया, इसलिए इसको लास्ट में इसको बाद में तोड़ करके हम क्या कर सकते हैं, CHO में कन्वर्ट करके बाद में इसको COH में कन्वर्ट करेंगे, तो ये रिड्यूसिंग शुगर की तरह बिहेव कर सकता है। आशा करता हूं ये बात समझ पाए होंगे कि कब कहेंगे इसको रिड्यूसिंग शुगर, कब कहेंगे इसको नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो चूंकि यहाँ पर किसी एक मोनोसैकाराइड यूनिट का एनोमेरिक कार्बन फ्री है, इसलिए कहा है इसको रिड्यूसिंग शुगर। अगर ऐसा हो कि इसमें एक भी एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं हो, मतलब ये एनोमेरिक कार्बन था और ये एनोमेरिक कार्बन, ये भी इधर आकर फ्यूज कर जाए, मैं आपको ट्री हेलोज का एग्जांपल जरूर दूंगा, वहां बताऊंगा कि जब दोनों एनोमेरिक कार्बन फ्यूज कर गया, कोई भी OH फ्री नहीं बचा, तो ये हो गया नॉन रिड्यूसिंग शुगर। नाम ध्यान में बिठाइए, क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। ठीक है बेटे, आगे बढ़ते हैं। तो रिड्यूसिंग का एग्जाम्पल है माल्टोज एंड लैक्टोज, और नॉन रिड्यूसिंग एग्जाम्पल है सुक्रोज एंड ट्रीहेलोज। यहाँ मैंने आपको जनरल क्लासिफिकेशन कर दिया डाइसैकाराइड का। अब मैं डाइसैकाराइड में एक एक करके जो इंपॉर्टेंट डाइसैकाराइड है उसका स्ट्रक्चर भी बताऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी बताऊंगा। स्टार्ट करते हैं माल्टोज से। अब माल्टोज का ही एग्जाम्पल था, सारी कहानी माल्टोज मैंने बता दिया कि माल्टोज में 2 मोनोमेरिक यूनिट है, एक है अल्फा डी ग्लूकोज, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, एक अल्फा डी ग्लूकोज है और दूसरा यहाँ पर बीटा डी ग्लूकोज है जो यहाँ दिख रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। रिड्यूसिंग नेचर है, यस है। क्यों है, क्योंकि इसका जो बीटा डी ग्लूकोज है इसका एनोमेरिक कार्बन फ्री है, इसलिए ये रिड्यूसिंग नेचर है। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की बात करें तो यहाँ बॉन्ड कैसे लिखोगे, तो अल्फा 1,4 लिंकेज है। कैसे, हम मूव करेंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे। लेफ्ट वाले मोनोसैकाराइड यूनिट के देखो, यहाँ जब देखोगे इस यूनिट को देखोगे तो क्या पाओगे गाइस, बैकग्राउंड नॉइज इग्नोर कर दीजिएगा, थोड़ी सी यहाँ पर हलचल है, हवा बह रही है। तो ये जो ऑक्सीजन है, यहाँ जो OH था, ये OH इस एनोमेरिक कार्बन पर नीचे था, टू द डाउन था, इसलिए इसको बोलेंगे अल्फा। तो मैंने अल्फा लिख दिया। अल्फा का कौन सा पोजीशन है, तो कार्बन नंबर 1 है, इसको कार्बन नंबर 1 लिख दिया, तो अल्फा 1 लिख दिया। अब अल्फा 1 से बॉन्ड कहाँ लेके जा रहे हैं, तो इस कार्बन पर लेके जा रहे हैं। ये कार्बन नंबर क्या है, 4 नंबर कार्बन है। इस 4 नंबर कार्बन का देखोगे तो यहाँ चूंकि एनोमेरिक कार्बन नहीं है, इसलिए इसकी कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखेंगे। तो अल्फा 1 इसका और 4 नंबर इसका, यानी अल्फा 1 इस कार्बन का फर्स्ट मोनोसैकाराइड कार्बन 1 का अल्फा, ये अल्फा कॉन्फ़िगरेशन। और आपका देख पाएंगे कि जो आपका सेकेंड मोनोसैकाराइड यूनिट है इसका 4th कार्बन, इसके बीच में बॉन्ड बना है, इसे मैंने बॉन्ड का नोमेनक्लेचर दिखा दिया। आशा करता हूं बात को समझ पा रहे होंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर आप माल्टोज को हाइड्रोलाइज करोगे एसिड के प्रेजेंस में, या एंजाइम लेते हैं माल्टेज, क्या करेगा, इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। अब इस माल्टोज का कुछ डेरिवेटिव भी है, जैसे आइसोमाल्टोज, इसमें होता है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यानी कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 6 के बीच में, यहाँ 6 है, इसके बीच में बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, दूसरा है सेलोबायोज, ये बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है,
ये याद रखिएगा, पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, आपको दिखाएंगे हम कि कैसे क्वेश्चन पूछा है पेपर में। ठीक है बेटे, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा लेते हैं डाइसेक्रेट हुआ है लैक्टोज। यहां तक सबको क्लियर है, आशा करता हूं सबको क्लियर हो चुका हुआ, डाउट लिख कर रखिएगा। लैक्टोज की बात करो तो यहां अगर देखोगे मोनोसैकेराइड यूनिट, तो एक ग्लूकोज है, दूसरा गैलेक्टोज है। दिस इज ग्लूकोज एंड दिस इज गैलेक्टोज। ठीक, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर लिंकेज की बात करें तो सबसे पहले ग्लूकोज पकड़ते हैं। ग्लूकोज में ये कार्बन पर जो OH है ये ऊपर की तरफ दिख रहा है OH, इसलिए ये बीटा कार्बन है, दिस इज बीटा कार्बन। तो हमने बीटा लिख लिया, बीटा 1, क्योंकि फर्स्ट कार्बन पर है बीटा 1। इस दूसरे मोनोसैकेराइड यूनिट का हमने चौथा कार्बन उठाया था, क्योंकि इसका एनोमेरिक इन्वॉल्व है नहीं, तो चौथा कार्बन उठाया तो यहाँ लिख दिया चौथा, इसलिए बीटा 1 से 4 गया, इसलिए बीटा 1 फॉर ग्लाइकोसिड लिंकेज हो गया। रिड्यूसिंग नेचर की बात करते हैं, देख लेते हैं भैया कि कहीं पर एनोमेरिक कार्बन फ्री है कि नहीं है। फर्स्ट में एनोमेरिक कार्बन फ्यूज कर गया, लेकिन जैसे ही आप देख पाएंगे मोनोसैकेराइड का सेकेंड यूनिट जो यहाँ पर है, इसका कार्बन नंबर 1 जो है ये एनोमेरिक कार्बन है। क्यों? क्योंकि यहाँ एक OH ग्रुप भी है और एडजेसेंट में एक ऑक्सीजन एटम भी है, ये फ्री है, फ्यूज नहीं किया है, इसलिए रिड्यूसिंग शुगर हो गया। आशा करता हूँ ये एक्सप्लेनेशन दिमाग में बैठ गया होगा। ठीक है बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक लेते हैं सुक्रोज की बात करें। सुक्रोज फिर से डाइसैकेराइड है, पहला वाला ग्लूकोज यूनिट है, दूसरा वाला फ्रुक्टोज यूनिट है, ये आपको पता है। अगर हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, सॉरी ये यहाँ आ जाएगा, अगर हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेज की बात करें तो फर्स्ट यूनिट जो ग्लूकोज उसको देखो, इसका एनोमेरिक कार्बन फ्यूज है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनाने में, तो ये कार्बन नंबर 1 है और इसका O नीचे था, इसलिए ये अल्फा हो गया, तो अल्फा 1। फ्रुक्टोज का लिया, ये कार्बन लिया, कार्बन नंबर 2 लिया, ठीक है, इसका O है, ठीक है, और इसका भी देख पाओगे तो एनोमेरिक कार्बन फ्यूज कर चुका है। ठीक है, तो इस कार्बन नंबर 2 का कॉन्फ़िगरेशन बीटा है, इसलिए अल्फा 1 2 बीटा हो गया इसका लिंकेज। आशा करता हूं सारी बात समझ पा रहे हो। ठीक, रिड्यूसिंग नेचर की बात करें, अगर रिड्यूसिंग नेचर की बात करें तो यह रिड्यूस हो जाता है। कैसे? तो इसको जब तुम एसिड से क्लिप करोगे तो ये बाद में रिड्यूस हो जाता है। तो सुक्रोज आपका एक रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है, क्योंकि जब इसको एसिड से इसको हीट करोगे ये निकल के चला जाएगा बाहर, एसिड से टूटने के बाद रिड्यूसिंग शुगर दिखा सकता है, ऐसे नहीं दिखाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ पे एनोमेरिक कार्बन है, यहाँ का कार्बन फ्यूज कर, यहाँ भी फ्यूज कर गया है और यहाँ हो नहीं सकता एनोमेरिक कार्बन। तो आशा करता हूँ बात को समझ पा रहे हो। ठीक है, अगर रिएक्शंस की बात करें तो सुक्रोज जो है ये सुक्रेज एंजाइम से क्लीव हो जाएगा और बनेगा क्या? मोनोमेरिक यूनिट बना देगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। शुगर का इन्वर्जन पर क्वेश्चन आया है पेपर में, व्हाट डू मीन बाय इन्वर्जन ऑफ शुगर। तो शुगर जब अपने प्योर सॉल्यूशन में था, क्लीव नहीं हुआ था, उस समय शुगर का जो ऑप्टिकल रोटेशन था वह था डेक्स्ट्रो रोटेशन, जो +4 से दिखाता है। ठीक है, बाद में क्या हुआ, जब शुगर को आप एसिड से क्लीव कर दोगे तो ये शुगर क्या करेगा? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। उस समय धीरे धीरे इसका ऑप्टिकल रोटेशन चेंज करके आपका लीवर रोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी शुगर हाइड्रोलिसिस के बाद अपना ऑप्टिकल रोटेशन प्लस से माइनस में कन्वर्ट कर देता है, यानी डेक्स्ट्रो रोटेशन से लीवर रोटेशन में कन्वर्ट कर देता है। तो इसी को बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। और शुगर पर इन्वर्टेज एंजाइम डाल दोगे तो ये सुक्रोज टूट करके 2 मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट हो जाता है। आशा करता हूं यहां तक सारी बात आपके दिमाग में बैठ गया हुआ, क्लियर हो गया हुआ और कोई दिक्कत आपको नहीं रहा हुआ। ठीक है बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं। और लास्ट है आपका ट्रीहेलोज। अगर हम ट्रीहेलोज की बात करें, इसका दोनों ग्लूकोज ही इसका होता है मोनोसैकेराइड यूनिट। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो जो बताना चाह रहा था, फर्स्ट ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 है, ये एनोमेरिक है, और इसका ऑक्सीजन नीचे था, ऑक्सीजन नीचे है, तो ये आपका क्या है? अल्फा 1 इसका लिंकेज है, तो अल्फा 1 बता दिया, ये एनोमेरिक कार्बन था। दूसरा मोनोसैकेराइड यूनिट पे देखोगे तो इसका भी ये एनोमेरिक कार्बन, जिसका अल्फा कॉन्फ़िगरेशन, ये भी एनोमेरिक कार्बन फ्यूज कर गया। तो दोनों का दोनों एनोमेरिक कार्बन क्या किया है? फ्यूज कर गया है। तो इसके फ्यूजन से क्या हुआ? अल्फा 1 लिंकेज बन के तैयार हो गया। अगर रिड्यूसिंग नेचर की बात करो तो यहाँ पर तक सारे के सारे एनोमेरिक कार्बन फ्यूज कर चुका है, इसलिए यहाँ पर रिड्यूसिंग नेचर नहीं होगा। लेकिन इसको एसिड से क्लिप कर दोगे, जब दोनों अलग अलग हो जाएगा तब इसमें रिड्यूसिंग आ सकता है। तो कोई भी ऐसा डाइसैकेराइड हो जो शुरू में नॉन रिड्यूसिंग था, उसको एसिड से क्लिप कर दो तो क्या हुआ? टूटने के बाद वह रिड्यूसिंग नेचर दिखाना शुरू कर देता है। क्यों?
क्योंकि उसमें क्या होता है, उसका ये जो एनोमरी कार्बन है इसका ऑक्सीजन OH ग्रुप जो है फ्री हो जाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ सबको ये बात समझ में आ गया होगा। अब ये क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है, आप सबको 1 मिनट का समय देते हैं, सारा क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। एक मिनट समय है, क्वेश्चन कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। एक सेपरेट डाउट सेशन आएगा, उसमें सारे क्वेश्चंस को लेंगे और वहां पर डाउट डिस्कस करेंगे। ये दूसरा सवाल है, दूसरे स्लाइड का, इसको भी क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, 1 मिनट का समय दे रहे हैं। आशा करता हूँ क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए होंगे। स्किप करता हूं मैं, इस स्लाइड का भी क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। इस स्लाइड का भी क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। आशा करता हूं इस स्लाइड का क्वेश्चन आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी नोट डाउन कर लीजिए, डाउट सेशन में सब डिस्कस करेंगे, तब तक आप आंसर निकाल के रखिएगा। इस डेटा को उतार लीजिए, क्वेश्चन डाउट सेशन में ले लेंगे आप सभी का। ठीक है, गाइस एक छोटी सी स्लाइड में मिस्टेक है, उसको सुधार लीजिए। मैं सुक्रोज बता रहा था, यहाँ छोटा सा मिस्टेक है कि सुक्रोज आपका रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता है, ये छोटी सी मिस्टेक है, इसको सुधारिए। सुक्रोज आपका रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता है क्योंकि यहाँ इसका दोनों एनोमेरिक कार्बन फिक्स हो गया है, दोनों एनोमेरिक कार्बन फिक्स है। लेकिन इसको हाइड्रोलाइसिस करोगे तो हाइड्रोलाइज करने के बाद दोनों यूनिट सेपरेट हो जाता है, तभी आपका रिड्यूसिंग दिखाना शुरू कर देगा। ऐसे आपका सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता है। ठीक है बेटे, चलिए तो फिर मिलते हैं है अगले ये डाउट सेशन में मिलेंगे। इस लेक्चर के जस्ट बाद में डाउट सेशन लेके आ रहा हूँ। तब तक थैंक यू, अलविदा, बाय। और रेडी रहना डाउट सेशन आने के लिए, ताकि सारा डाउट मैं क्लियर कर सकूं।